हेलो एवरीवन, नमस्ते। माय नेम इज़ भव्यदीप पाटीदार। आप सभी का स्वागत करता हूं कक्षा 13 पर। दोस्तों, हमारी वेक्टर की सीरीज का ये नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हमने जो थ्योरी की स्टडी की है अभी तक, उसके न्यूमेरिकल जो है हम अगले सेशन में करने वाले हैं। तो वो है ये आपका लेक्चर जिसमें हम लोग मेनली जो है न्यूमेरिकल पर फोकस करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरीके के न्यूमेरिकल आते हैं। इसमें मैंने इंक्लूड किया है जो प्रीवियस ईयर नीट के और पीएनएसटी वगैरह के जो आपके पीवीएफटी के पेपर में जो आपका वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं उनको। तो देखिए सेशन में हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चन हैं और ट्राई करिए कि आप इन क्वेश्चन को मेरे साथ में सॉल्व कर सके। तो कॉपी पेन लेकर बैठिए, क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, मैं भी सॉल्व करवाऊंगा, लेकिन आप चाहें तो इसको पॉज करके पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसके बाद आप इसको देख सकते हैं अगर आपको नहीं आता है तो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी आप लोगों का सभी का मैं बहुत 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 स्वागत करता हूं कक्षा 13 पर। ठीक है, आपको यहां पर कंप्लीट फिजिक्स पढ़ाई जा रही है। अभी हमने 11th की फिजिक्स से स्टार्ट की और 12th की फिजिक्स के डेरिवेशन देखे हैं। अपकमिंग टाइम में हम लोग अभी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह जो होते हैं, न्यूमेरिकल जो होते हैं, उन पर भी बात करने वाले हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर भी। तो चलिए, सबसे पहले हमें यहाँ पर न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए एक चीज सीखना पड़ेगी और वो चीज क्या है? वो है कि थोड़ी सी हमें अंडरस्टैंडिंग हो स्केलर प्रोडक्ट की। यहाँ पर हमने सारे क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, स्केलर प्रोडक्ट के भी किए हैं और वेक्टर प्रोडक्ट के भी किए हैं। तो अगर आप बात करें अदिश गुणनफल की और इसकी हम लोग थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखें, तो हमें ये बात पता है कि स्केलर प्रोडक्ट जो होता है उसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। स्केलर प्रोडक्ट को ही हम क्या कहते हैं? डॉट प्रोडक्ट। पहली बात तो ये हो गई। ठीक, तो स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट हो गया। अब इसको कैसे लिखा जाता है? तो हमने एक बेसिक फॉर्मूला देखा है इसका, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये आपका डॉट प्रोडक्ट हो गया। वेक्टर ए और वेक्टर बी को अगर आप लिखेंगे तो आप इसको लिखते हैं जनरली मोड ऑफ वेक्टर ए इंटू मोड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। ठीक, अब इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं कि इसमें किसका मीनिंग क्या है। तो ए जो लिखा हुआ है ये आपका क्या है? ये एक वेक्टर है, ये एक सदिश है। ठीक है, बी क्या है आपका? बी भी एक वेक्टर है। और अगर हम बात करें यहां पर थीटा की, तो ये जो थीटा है ये क्या है? तो ये है एंगल बिटवीन, ये है आपका एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये जो आपका थीटा यहां पर है ये ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है। ठीक है ये बात। चलिए, अगर इतना आता है समझ में तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। अब समझिएगा, हम इस मॉड ए को क्या कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं डायरेक्टली ए, क्या बी को हम ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्टली बी, और पीछे आपका कौन है? तो वो हो जाएगा कॉस थीटा। तो ये आपका एक्चुअल में ये डॉट नहीं समझेंगे इसको, है ना, इसको डॉट मत समझना, ये तो केवल मैंने आपको ऐसे लगाया। तो आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो होता है वो आप उसको डायरेक्टली कहते हैं ए बी कॉस थीटा। क्या बोलते हैं? ए बी कॉस थीटा। ये एक इन जनरल आपका फॉर्मूला हो गया, हमने ये पहले भी पढ़ा है। अब इसको मैं आपको थोड़ा सा रिप्रेजेंट करके बता देता हूं कि किस तरीके से आप वेक्टर बनाते हैं। तो देखिएगा, मान लेते हैं एक वेक्टर आपका ये हो गया, एक वेक्टर आपका जो है वो ये हो गया, और आपने इन दोनों के जो है इसको बोला आपने कि ये हमारा ए वेक्टर हो गया और ये हमारा बी वेक्टर हो गया है, और इन दोनों के बीच में जो एंगल है उस एंगल को आपने बोला कि थीटा है। तब आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो मल्टीप्लीकेशन है ए बी कॉस थीटा होता है। अब ये सभी बुक में लिखा है, सभी आपको पढ़ाते हैं, लेकिन आपसे फिर भी न्यूमेरिकल अगर नहीं बन रहे हैं तो उसका रीजन एक यहां पर होता है कि हमें इनका अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, इनका मतलब नहीं पता होता है। तो हम पहले यहां पर इनका मीनिंग समझेंगे कि एक्चुअल में इनका मीनिंग है क्या। तो चलो जरा ध्यान से समझना। सबसे पहले तो ये आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट तो करना है हमें। अब ये जो मॉड ए और मॉड बी लिखा है ये क्या है? तो अगर आप देखें कि मॉड ए का मतलब क्या होता है, तो आपको उसके पहले मैं यहां पर दो वेक्टर समझाना चाहूंगा कि हमें जो गिवन वेक्टर हैं वो कौन कौन से हैं। हमें जो गिवन वेक्टर हैं वो वेक्टर, जैसे मान लीजिए आपको फॉर एग्जांपल दिया हुआ है ए वेक्टर, कितना दिया है? ए दिया हुआ है आपको ए एक्स आई प्लस ए वाई, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे और प्लस ए जेड के। ठीक, मान लीजिए आपको ए वेक्टर दिया है। अगर हम बी वेक्टर की बात करें तो बी वेक्टर आपको कितना दिया है वो समझिए। मान लीजिए उसको दिया हुआ है बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। ठीक है, आ गई इतनी बात समझ में? ये आपको दो वेक्टर दिए हैं।
अभी हम लोग एक्स वाई ए एक्स ए वाई ए जेड के टर्म में पढ़ रहे हैं, ये बाद में हम नंबर्स के टर्म में पढ़ेंगे। नंबर मतलब जैसे आपको बोल दिया गया है, फॉर एग्जांपल वेक्टर ए जो दिया है वो i + 2j - 3k है ना, तो इस तरीके से आपको वेक्टर देंगे। अभी हम लोग इसको देखते हैं। अभी सबसे पहले इस फॉर्मूले को अगर अप्लाई करना है तो मुझे इस वेक्टर का मॉड लेना होगा। तो सबसे पहली स्टेप की मॉड कैसे लिया जाता है, तो मॉड लिया जाता है, आपको निकालना है रूट ओवर ये जो a वेक्टर लिखा है इसका केवल कोफिशिएंट i का कोफिशिएंट लीजिए, कितना है ax, तो i का कोफिशिएंट ax उसका स्क्वायर कर दीजिए और सब रूट में चलने दीजिए, है ना। फिर y के साथ में कोफिशिएंट कितना है, j के साथ में सॉरी, तो वो है ay, तो उसका आपने क्या कर दिया, प्लस करके स्क्वायर कर दिया। फिर आपका क्या है, आपके पास है k का कोफिशिएंट कितना है, तो वो है az, तो उसका आपने स्क्वायर कर दिया। अब आपको b का भी निकालना है, मॉड b निकालना है, तो उम्मीद करता हूं मॉड b आप निकाल सकेंगे। कैसे निकालेंगे, मॉड b निकालने के लिए आपको रूट करना पड़ेगा किसका, आपको लिखना पड़ेगा bx का स्क्वायर, ठीक है। फिर j के साथ में कौन है, वहां पर है by का स्क्वायर, और फिर k के साथ में कौन है, तो वहां पर है bz और इसका स्क्वायर, करेक्ट। तो इस तरीके से आप मॉड निकाल सकते हैं। ये तरीका होता है मॉड निकालने का, और इस मॉड को ही आप क्या बोलते हैं, इसको आप बोलते हैं मैग्नीट्यूड। इसको आप क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड बोल दीजिए, या इसको आप कहते हैं परिमाण, है ना, मैग्नीट्यूड या परिमाण। तो किसी भी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो तो शायद आप समझे होंगे कि कैसे निकाला जाता है। अब ये जो आपने वैल्यू निकाली है यही बराबर होती है a के, ठीक। मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में ही ये बता चुका हूं कि मॉड जब निकालते हैं तो मॉड ही आपका a डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये परिमाण होता है। परिमाण जो होता है उसमें दिशा डायरेक्शन नहीं होती है, समझ गए। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, मॉड b वेक्टर को डायरेक्टली b लिख सकते हैं। इतना क्लियर। अब जब हम अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला हमारा क्या है, फॉर्मूला हमारा है a.b। जब आप वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आपके पास क्या आता है, आपके पास आता है ab cos थीटा, ab cos थीटा। तो a की जगह कितना, ये परिमाण, मतलब आप यहाँ पे रूट वाला वैल्यू रखेंगे सब, ठीक है। फिर b की जगह भी कितना, वो भी आपका रूट वाली वैल्यू आ जाएगी, सबकी सब कितनी है। और फिर उसके बाद फिर आपको यहाँ पर लिखना है cos और उसके बीच में जो भी थीटा होता है, तब जाके आप ab या ab का डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है ना। न्यूमेरिकल करेंगे तब समझ में आएगा। अब यहां पर मैं केसेस बता देता हूं आपको, डिफरेंट केस, ठीक है। डिफरेंट केस में पहला केस है इफ पहला केस में ले रहा हूं a इज पैरेलल टू b, पैरेलल टू b मतलब a और b दोनों कैसे हैं, a और दोनों जो है वो समांतर सदिश हैं। कैसे हैं, समानांतर सदिश। a और b जो है वो दोनों कैसे हैं, एक दूसरे के समानांतर सदिश। समांतर सदिश होंगे तो थीटा जो होगा वो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। जब 0 डिग्री हो जाएगा तो a डॉट बी क्या बन जाएगा, आपका a वेक्टर डॉट b वेक्टर जो होगा वो होता है a b cos थीटा। तो cos की जगह, थीटा की जगह 0, और cos 0 कितना होता है, 1 होता है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि a डॉट b जो होगा, a वेक्टर डॉट b वेक्टर जो आएगा वो डायरेक्टली a b के बराबर आ जाएगा, ठीक है। किसके बराबर आ जाएगा, तो ए बी के बराबर आ जाएगा, राइट। समझ में आई यहाँ पे बात। अगर आपके दोनों सदिश कैसे हैं, पहली कंडीशन हमने देखी कि अगर दोनों सदिश जो हैं वो समांतर सदिश हैं, समांतर सदिश होने पर कंडीशन ये बनती है, ठीक है। अब मान लेते हैं दूसरा केस हमारा, एक केस हो गया आपका, एक केस और देखते हैं। ये कंडीशन नंबर 1 थी। अब कंडीशन नंबर 2 देखते हैं कि अगर a और b जो है, a वेक्टर एंड b वेक्टर दोनों जो हैं वो क्या हैं, इसको मैं डायरेक्टली भी लिख सकता हूं, a इज परपेंडिकुलर टू b। हमने क्या बोला, a इज परपेंडिकुलर टू b, मतलब दोनों कैसे हैं, लंबवत हैं, दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर है। लंबवत या परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या है, दोनों लंबवत है। तब हम यहां पे बोल सकते हैं कि थीटा जो होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। अब आप निकालिए इसका डॉट प्रोडक्ट, a डॉट b वेक्टर, तो आपका बनेगा a b और cos की जगह आप लिख देंगे cos ऑफ 90, cos 90 कितना हो जाता है, 0। तो इसका मतलब दोनों वेक्टर का जो गुणनफल है, अदिश गुणनफल है, वो कितना आया, वो आया 0। कब, जब दोनों के दोनों कैसे थे, लंबवत थे, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है कि जब अगर दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं, दोनों वेक्टर जब परपेंडिकुलर होते हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट अदिश गुणनफल 0 आता है।
क्या यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक, मैं यहां पर एक मेंशन कर देता हूं नोट, है ना, याद रखिएगा इस नोट को। दो लंबवत सदिशों का, दो लंबवत सदिशों का अदिश गुणनफल, कैसा गुणनफल है ये? अदिश गुणनफल क्या होता है? तो आप कहेंगे शून्य होता है, शून्य होता है। ठीक, यहां पर मैं लिख सकता हूं द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स, परपेंडिकुलर वेक्टर्स, टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज 0। समझ गए बात, है ना? जब आप दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वो कितना आता है? 0 आंसर। पैरेलल होगा तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना, मतलब समांतर होने पर डायरेक्ट गुणनफल, लंबवत है तो आंसर 0। ठीक, अब समझिएगा आगे। जैसे आपने ये तो एक मेथड निकाली, और अब हम यहां पर एक मेथड और फाइंड आउट कर रहे हैं, एक मेथड और निकालते हैं हम लोग कि क्या होगी। ठीक, किसकी मेथड निकाल रहे हैं आप? ए डॉट बी करने की। किसकी? ए डॉट बी। ठीक, ए बी कितना हो, ये कितना होता है? तो ए बी कॉस थीटा होता है, ये सबको पता है। लेकिन मान लीजिए ए आपको फिर से यही लेना है ना, आपको ए जो है, ये ए जो बी है, ये दोनों, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये दोनों की दोनों आपके सेम लेंगे हम हर बार। ए एक्स आई बी जे वाली जो बात है, ये वाली सारी बात सेम होने वाली है। ठीक है, तो अब मान लीजिए यही आपका क्या है, यही आपके वेक्टर्स हैं ए और बी। तो मैं क्या यहां पर ऐसा लिख सकता हूं कि अगर मुझे डायरेक्टली इसको लिखना है, अगर मुझे इसको डायरेक्टली लिखना है ए डॉट बी को, तो ए डॉट बी अगर मैं लिखना चाहूं तो ए कितना है? वो है आपका ए एक्स आई। ध्यान से देखिएगा, हम लोग डायरेक्टली जो हमको वेक्टर दिया है उसको लिख रहे हैं, ए वाई जे प्लस ए जेड के। ठीक, तो ये तो हो गया आपका ए वेक्टर, ये क्या हो गया? ए वेक्टर। अब बीच में कौन है? डॉट, तो हमने यहां क्या लगा दिया? डॉट। फिर आप क्या लिखेंगे? अब बी वेक्टर है पीछे, बी वेक्टर, बी को लिखो। बी को लिखोगे तो बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। ठीक है, ये बात, ये हो गया। अब आपको इसमें इसका मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें इसका मल्टीप्लाई मैंने आपको थोड़ा सा तो समझा दिया था, थोड़ा और बता देता हूं आपको। यहां पर डायरेक्टली अगर कोई बोले कि मल्टीप्लाई करें तो आप क्या करेंगे? आप ध्यान रखना, आई का आई में मल्टीप्लाई कर दीजिए, जे का जे में मल्टीप्लाई कर दीजिए और के का के में। तो आई का आई में करोगे तो क्या बनेगा? ए एक्स बी एक्स इंटू आई स्क्वायर। बोलो हाँ है ना? फिर आपका क्या होगा? फिर होगा आपका ए वाई बी वाई इंटू जे का स्क्वायर। ठीक, और फिर आपका क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ए जेड बी जेड इंटू के का स्क्वायर। ठीक, तो ये आपके पास क्या हो गए? ये आपके दोनों मल्टीप्लाई हो, मल्टीप्लीकेशन हो गया। अब मल्टीप्लीकेशन हो गया तो आपने पहले ये भी पढ़ा है कि जब आई में आई स्क्वायर करेंगे, आप आई स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? आई में आई का मल्टीप्लीकेशन। आई और आई दोनों वेक्टर जो हैं वो सेम वेक्टर हैं, मतलब एक ही जगह जा रहे हैं। दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री। दोनों के बीच में एंगल 0 है, तो इसका मतलब ये डायरेक्टली जो आंसर बनेगा वो बनेगा आई स्क्वायर। ठीक है, आई वेक्टर की जगह क्या बन जाएगा? स्क्वायर। और ये यूनिट वेक्टर होता है तो इसकी वैल्यू कितनी है? 1। मतलब आपका आई इंटू आई जो होता है ये कितना होता है? ये होता है 1। जब आप जे डॉट जे करते हो तो भी कितना आता है? 1। जब आप के डॉट के करते हो तब भी कितना आता है? तब भी आता है 1। लेकिन अगर मान लो आपने किसी और को मल्टीप्लाई किया, कैसे? जैसे आपने आई में जे का मल्टीप्लाई किया है, या फिर मैं इसको बराबर लिख देता हूं, आप समझ जाएंगे थोड़ी देर में। या फिर आपने जे में के का मल्टीप्लाई किया है, या फिर आपने आई में के का मल्टीप्लाई किया है, या फिर के में आपने उल्टा करके जे का मल्टीप्लाई किया है। आप कोई भी रिवर्स या डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में अगर मल्टीप्लाई करना चाहें तो कर दीजिए। जब आप ऐसा करते हैं तो आपको सभी जगह आंसर 0 मिलता है, क्योंकि देखो आई और जे और के ये सब क्या हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब समझते हैं, एक दूसरे के लंबवत हैं ये सब। और अगर ये एक दूसरे के लंबवत होंगे तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। और 90 डिग्री जब एंगल होता है, हमने बताया कि एंगल जब 90 डिग्री होगा, कितना होगा?
90 डिग्री, तब आपका जो वेक्टर का प्रोडक्ट है, वेक्टर का प्रोडक्ट 0 आता है। कितना आता है? 0। समझ गए बात? तो आपके लिए ये जो चीज यहां पर लिखी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम सेम मल्टीप्लाई होंगे। डॉट प्रोडक्ट की बात चल रही है अभी। डॉट आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, राइट। चलिए, तो हमने इनको ये जो आई डॉट आई लिखा है इसको क्या मैं 1 लिख सकता हूं? इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। इसकी जे डॉट जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। ये हमारा के डॉट के लिखा होगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो मेरे पास ए डॉट बी जो होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो होगा वो कितना आएगा? तो वो आएगा, देखो यहां से बचेगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। खत्म, ये आंसर हो गया। तो आपने एक्चुअल में किया क्या? आपने क्या किया? आपने ए और बी को जब मल्टीप्लाई किया, ए और बी को जब आपने मल्टीप्लाई किया तो आपने उनके आई वाले कोफिशिएंट को एक साथ, जे वाले को एक साथ और के वाले को एक साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, आपका ए डॉट बी आ गया। अब मुझे बताइए, अगर ये ए डॉट बी है, अगर ये ए डॉट बी है तो क्या ए डॉट बी ऐसा नहीं होता था? ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा। बोलो हाँ या ना? ठीक, अभी आप थोड़ी देर पहले तो पढ़ रहे थे कि ए डॉट बी अगर निकालोगे तो दोनों तरीके से निकाला जा सकता है। ए डॉट बी आपके दोनों हो सकते हैं। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं बोल सकता था? बिल्कुल बोल सकता था कि ए डॉट बी बराबर ये भी होता है और ए डॉट बी बराबर ये भी होता है, राइट। तो आपको अब क्या करना है? आपको यहां से एक नई चीज मिलेगी, वो चीज समझिएगा, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, दो वेक्टर के बीच का जो वो कोण निकालना है वो आप निकाल सकते हैं। द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स जो है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको आप क्या बोलेंगे? दो सदिशों के मध्य कोण। ठीक, कैसे लिखोगे? ध्यान से देखना। अगर मैंने आपको कहा ए डॉट बी करो, क्या करो? ए डॉट बी, तो आप इसको क्या लिखते हैं? आप लिखते ए बी और कॉस थीटा। तो जरा ध्यान से देखो, इस कॉस थीटा को इधर रहने दो, बाकी सबको इधर ले आओ। तो ये क्या बन जाएगा? ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए बी बराबर कॉस थीटा। तो अगर किसी के बीच में थीटा निकालना हो तो वो हो जाएगा कॉस इनवर्स ए डॉट बी वेक्टर है ना, डिवाइडेड बाई ए एंड बी। ये आपका वो मेथड है जिससे आप किन्हीं दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकाल सकते हैं। ये मेथड आपको ध्यान रखना ही रखना है। दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने की जो मेथड होगी वो आपके सामने बोर्ड पर है। ठीक है, दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने की मेथड ये रही। कैसे निकालोगे? तो ए डॉट बी करो, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा होता है, तो वहां से थीटा आप निकाल लेंगे, वो आपको एंगल मिल जाएगा। यहां तक की बात शायद आपको ये समझ में आ गई होगी, है ना। तो हमने अभी तक क्या देखा उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने कहा कि हम वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले स्केलर प्रोडक्ट देखो। तो स्केलर का फॉर्मूला ये होता है हमारे पास, क्या होता है? तो ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा। ए को कैसे निकाल सकते हैं आप? ए को ऐसे मॉड करके निकाल सकते हैं। ठीक है, ए को आप मॉड करके निकाल लो और बी को भी आप ऐसे रूट ओवर करके आंसर निकाल सकते हो, और यही आपके मॉड और यही आपके डायरेक्टली ए बी कहलाते हैं। देन उसके बाद हमने बात की कि हमारा ये जो ए बी कॉस थीटा है इसमें डिफरेंट टू केसेस हो सकते हैं। एक केस ये रहा और एक केस आपका ये यहां पर आपने पढ़ा था कि अगर दोनों वेक्टर कैसे हैं? समांतर हैं। दोनों वेक्टर कैसे हैं? समांतर हैं। और दूसरे केस में आपने दोनों वेक्टर कैसे देखे थे? लंबवत देखे थे। तो जब ऐसा होता है तो समांतर में तो डायरेक्टली आंसर आ जाता है, लंबवत में आंसर 0 आता है। ठीक, मल्टीप्लाई करने पर। फिर उसके बाद आपने बेसिक चीज देखी, हमारी सेकंड एक मेथड और देखी कैसे फॉलो करेंगे, और फिर ये आपका आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है, लेकिन इनके आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0 आते हैं। फिर अब आपका दो वेक्टर्स के बीच में आपको क्या चाहिए था? एंगल चाहिए था। दो वेक्टर्स के बीच में एंगल के लिए आपने ये प्रोसेस फॉलो की और आपका आंसर आ गया। ठीक है बात, है ना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारे न्यूमेरिकल की तरफ मूव करते हैं हम लोग।
ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन हमें पूछा गया है फाइंड द एंगल बिटवीन गिवन वेक्टर्स, दिए गए सदिशों के मध्य कोण ज्ञात कीजिए। अब हम न्यूमेरिकल पर्पस से करेंगे। अभी तक हम जो देख रहे थे वो थ्योरी हमने समझी कि कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब न्यूमेरिकल हम कैसे करेंगे, तो देखिए दो वेक्टर आपको गिवन है ना, दो वेक्टर आपको ऑलरेडी गिवन है। क्या क्या वेक्टर हैं वो आपके सामने बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक। अब एक वेक्टर ए ये हो गया और बी ये हो गया, तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ए डॉट बी निकालते हैं। क्या निकालेंगे, ए डॉट बी। जब आप ए डॉट बी निकालोगे तो आपको निकालना होगा ए बी कॉस थीटा। क्या निकालना होगा, ए बी कॉस थीटा। अगर मुझे एंगल चाहिए तो मुझे मिलेगा कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए इंटू बी। अब मैं यहां पर आपको एक ही स्टेप में आंसर लिख के बताता हूं, देखो कैसे लिखोगे। ए डॉट बी करो, क्या करो, ए डॉट बी। तो एक बार हम थोड़ा डिटेल कर लेते हैं, अगले क्वेश्चन में नहीं करेंगे। आई प्लस जे प्लस के डॉट, इधर कौन है, माइनस आई माइनस जे प्लस 2k डिवाइडेड बाई। अब आपको पहले a लिखना है, यहां पर a है ना, तो आप लिखेंगे रूट ओवर a कितना था, यहां पर कितना 1 का स्क्वायर, प्लस ये कितना है j, ये भी 1 है तो ये भी 1 का स्क्वायर, प्लस k के साथ में कितना है तो वहां पर भी 1 है। अब लिखना है आपको b, क्या लिखना है, b कितना है, -1 का स्क्वायर। देखो i के साथ में कौन लगा हुआ, -1 लगा, हम i का स्क्वायर करते हैं। फिर j का स्क्वायर कितना है तो वो भी -1 का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर k का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ऊपर आप देखो i में i का, j में j का और k में k का मल्टीप्लाई होगा। तो i में i का करोगे तो आपका बनेगा 1 इंटू -1 हो जाएगा, फिर ये j में j का करोगे तो -1 हो जाएगा, फिर आपका ये हो जाएगा +2। और देखो i में i का, i डॉट i जो होता है वो कितना होता है 1, तो मैं यहाँ पर 1 नहीं लिख रहा हूँ। i में i का करेंगे तो 1 होगा, वो मैंने नहीं लिखा, हमने -1 डायरेक्टली लिख लिया है। डिवाइडेड बाई ये कितना है 1 2 3, ये हो गया √3, ये हो गया आपका √3, और ये कितना हो गया 1 2 और 4 2 और 6, 4 और 2 6। अब ये कितना प्लस माइनस 0 हो गया है, तो मतलब आपका इसका जो cos थीटा आया, cos थीटा जो आया वो कितना आया, 0 आया। और cos 0 कहाँ होता है, तो cos 0 जो होता है वो होता है cos 90 पर, cos 90 पर 0 होता है, मतलब cos से cos गया तो थीटा कितना निकल के आ गया आपका 90 डिग्री। थीटा कितना निकल के आ गया 90 डिग्री। समझ गए बात, कैसे आंसर निकाला हमने यहां से फिर यहां गए हम लोग, किस तरीके से गए, सबसे पहले हमें a डॉट बी निकालना। a डॉट बी हमने फाइंड आउट किया। a डॉट बी कैसे निकला, ए बी कॉस थीटा से। a डॉट बी कैसे निकला, ए बी कॉस थीटा से। फिर कॉस थीटा आपने क्या बोल दिया कि ए बी नीचे ले जाइए, एक हो गया। इस स्टेप को हमने लिखा है, देखो a डॉट बी होता है ना, a कितना है ये रहा, b कितना है ये रहा, a ये रहा और b ये आपने लिख दिया, डायरेक्टली यहां से कॉपी कर लिया नीचे। फिर उसके बाद a और b है। अब a और b क्या होते हैं, ये तो मॉड होते हैं। a और b एक्चुअल में क्या होते हैं, या इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते थे, a वेक्टर डॉट b वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ b। दोनों तरीके से लिख सकते हो ना आप, दोनों तरीके हैं लिखने के, तो आपके पास ये हो जाएगा। करोगे तो आप इस मॉड ए को कैसे निकालते हो, रूट लगाकर, मॉड बी कैसे, रूट लगाकर आप वैल्यू निकालो। ऊपर आपका 0 हो रहा है, 1 -1 -2 और ये प्लस का 2, 0 हो रहा है ऊपर, तो 0 किस पे आता है, 90 पर आता है, आंसर खत्म। दोनों सदिश कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं, दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर। क्यों, क्योंकि ए डॉट बी करने पर आंसर कितना आ गया था, 0 आ गया था, तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। थीटा बता रहा है हमें 90 डिग्री, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगला क्वेश्चन ठीक है, इस बार हमें क्या बोला गया है वो देखो और फिर सॉल्व करते हैं। हमें बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ गिवन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। डायरेक्टली उसने बोल दिया पहले ही कि अगर दोनों सदिश आपको लंबवत दिए हुए हैं, दोनों सदिश एक दूसरे के लंबवत है, तब आप इसमें दोनों में m की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो m कहां दिखाई दे रहा, ये रहा, ठीक। चलो अब सॉल्यूशन, हम सबसे पहले जानते हैं कि जो परपेंडिकुलर होता है, जो लंबवत होता है, उसकी एक कंडीशन होती है और वो होती है कि डॉट प्रोडक्ट जो उसका होगा, डॉट प्रोडक्ट होता है वो किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए। अब डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, तो डॉट प्रोडक्ट होता है, या तो आप इसको ए बी कॉस थीटा लिखो,
या तो क्या लिखो आप इसको ए बी कॉस थीटा। लेकिन जरा ध्यान से देखो, ए है, बी है, थीटा कहाँ है? थीटा 90 डिग्री है। तो अगर आप इसको जीरो लिखोगे तो ये वाली पूरी टर्म फिर से जीरो हो जाएगी, उसी से हमारा ये जीरो आया है। अब लेकिन हमें पता है कि इसका एक और फॉर्मूला होता है, इसका एक फॉर्मूला और है। वो क्या है? आप लिख सकते हैं ए को, आप लिख सकते हैं डॉट बी को, और फिर उसके बराबर में जीरो। ठीक, तो हम वही वाली मेथड फॉलो करते हैं जो दूसरी हमने पढ़ी ना अभी, कि ए को लिख दो यहां पर कितना, 2i प्लस 3j माइनस 6k डॉट कितना है, 3i माइनस mj प्लस 6k बराबर, अब ये a डॉट बी हो गया बराबर में जीरो, क्योंकि a डॉट बी कितना आता अगर वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, थीटा अगर 90 डिग्री होता है तो दोनों वेक्टर का आंसर कितना आता, जीरो। तो हमने a डॉट बी किया और उसको बोल दिया जीरो। अब i में i का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूना 6, इसमें इसका मल्टीप्लाई करो तो देखो ये 3 और ये माइनस का m, तो माइनस 3m, और इधर 3 और 6, 6 माइनस 36 इक्वल्स टू जीरो। अब माइनस 36 जाएंगे तो ये बचेगा आपका 30, और यहां से आप क्या बोल सकते हैं, माइनस 3m इक्वल्स टू, ये माइनस का है इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30, इससे ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो m की जो वैल्यू आई, m की जो वैल्यू आ रही है वो -10 आ रही है। कितनी आ रही है? -10। समझ गए? हम क्या करेंगे, दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। जब भी हमें बोला हो परस्पर लंबवत है, मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो आप क्या करो, डॉट प्रोडक्ट निकालो। डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो आंसर कितना आना चाहिए, जीरो। अब डॉट को कैसे निकालोगे, ए लिख दो, बी लिख दो, आई में आई का 3 दूना 6, 3 जे में जे का 3 और m ये 3m, 6 में 6 का -36, ये 6 प्लस का, ये माइनस का, तो माइनस का 30 बचेगा, माइनस का 30 हो जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये -3m इक्वल्स टू इतना, तो m इक्वल्स टू -10। मतलब ये जो b वेक्टर है एक्चुअल में, वो b वेक्टर कितना लिखा है, तो वो लिखा हुआ है 3i माइनस 10j प्लस 6k। समझ गए? माइनस क्यों लगाया, क्योंकि m की वैल्यू -10 निकली है, m की वैल्यू -10 है, तो हमारे पास जो वेक्टर होगा वो होगा 3i प्लस 10j प्लस 6k। ये वेक्टर होगा बी वेक्टर। अगर कोई पूछ लेता कि व्हाट इज बी वेक्टर, लिखो फिर से, तो आप m की वैल्यू निकालते हैं, हमारा वैसे आंसर यहीं खत्म हो गया है। ठीक है, वो तो मैंने बस लिख के बता दिया आपको, करेक्ट है, ऐसे निकाला जाता है। अगला देखो, अगला क्या है, फिर से पूछा है कि a के किस मान के लिए सदिश परस्पर लंबवत होंगे, है ना, फॉर विच वैल्यू ऑफ a द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। अब ये इसलिए पूछा है कि इसमें a यहां भी है, इसमें a यहां भी है और a यहां भी है, इसमें आपको a बहुत बार दिया हुआ है, इसलिए पूछ लिया। चलो कोई बात नहीं, फटाफट इसको भी सॉल्व कर देते हैं। तो सॉल्व करोगे तो क्या करना पड़ेगा, दो वेक्टर दिए हुए हैं आपको, दो वेक्टर कौन से, p एंड q। p और q अगर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, दोनों क्या है, एक दूसरे के लंबवत, तो मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करके कितना लिख सकता हूँ, जीरो। तो चलिए जीरो लिख देंगे। पहले लिखते हैं p कितना है, तो वो है ai माइनस 2j प्लस k डॉट 2ai प्लस aj माइनस 4k। ठीक, जब दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो a का a में मल्टीप्लाई, और ये सब किसके बराबर होना चाहिए, जीरो के बराबर। a में a का मल्टीप्लाई करिए, a में a का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर, i में i का मल्टीप्लाई कुछ नहीं होगा, इधर -2a और फिर -4 इक्वल्स टू 0 करके देखिए। इसमें इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 2a स्क्वायर -2a और ये -4। ठीक, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपके पास आएगा a स्क्वायर माइनस a माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक, अब आप इसको भी सॉल्व करेंगे तो आपके पास आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। दो तरीके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के, या तो आप मल्टीप्लाई करने पर 2 लाओ और प्लस माइनस करने पर 1 लाओ, या फिर आप इसमें धराचार्य फॉर्मूला लगा दो। मैं अभी पहली मेथड यूज कर रहा हूं जो मुझे अभी यहां पे लगाना सुटेबल लग रही है, वो है 2a प्लस a माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये देखो वापस -a बन जाएगा। यहां से आप a कॉमन ले लीजिए तो आएगा a माइनस 2, और यहां से कॉमन ले लीजिए आप 1 तो आएगा a माइनस 2 बराबर 0। और यहां से अगर सॉल्व करेंगे तो a प्लस 1 और a माइनस 2 कॉमन हो गया तो ये हो गया, और बचेगा क्या, a प्लस 1 बराबर 0। तो अब क्या करोगे, यहां से a माइनस 2 इक्वल्स टू 0 होना चाहिए या a प्लस 1 इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, तो भी आंसर आ जाएगा।
तो यहां से आपका आएगा a इक्वल्स टू 2 और यहां से आपका आएगा a इक्वल्स टू -1। ये दो आंसर आया आपके पास, ठीक है। a का मान या तो आप 2 रख दो तो भी आंसर 0 आ जाता है, a का मान -1 रखोगे तब भी आंसर 0 ही आएगा, ठीक है। तो यहां पर आपके पास a के दो अलग अलग मान हैं। कितने मान हैं? दो अलग अलग मान। अब वो दो वैल्यू क्यों आई उसका एक कारण भी है। यहां पर i के साथ में भी a था और j के साथ में भी a है, ठीक है। i और j दोनों के साथ में a हैं आपके, और उसमें टोटल बार देखोगे तो तीन टाइम वेरिएबल दिख रहा है, 3 बार i में भी दिख रहा है, यहां पर भी i में दिख रहा है और यहां j में दिख रहा है। इस वजह से a के जो है वो कॉम्बिनेशन बने और आपको यहां पे a का एक से ज्यादा वैल्यू मिल गई। समझ गए? अगर आप चाहें तो इसको और आगे सॉल्व कर सकते हैं, a की वैल्यू रख के देख सकते हैं कि कौन 0 दे रहा है और कौन नहीं दे रहा है, ठीक है। तो ये प्रोसेस है, इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है अगर वेक्टर परपेंडिकुलर वाली बात आ जाती है, ठीक। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला लिखा है निम्न के मान बताइए, कैलकुलेट दी वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग। आपके पास दिए हुए फॉलोइंग्स, ये दिए हुए इनकी वैल्यू निकालो। तो देखो ये तो बड़ा बड़ा शानदार, मतलब इजी है। यहाँ पर डॉट दिख रहा है आपको और यहाँ पर भी ये डॉट दिखाई दे रहा है, डॉट प्रोडक्ट करना है। आई का आई में करते हैं केवल, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो देखो केवल 2 होगा, 2 इंटू आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर कितना होता है 1, तो 2 इक्वल्स टू 2 इंटू 1 मतलब 2 हो गया, आंसर खत्म। क्या यहां पर j दिखाई दे रहा था? नहीं दे रहा है। क्या यहां k दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, मतलब j और k है ही नहीं, तो आंसर कितना आएगा 2, खत्म। यहां पर देखो, यहां पर i में i का मल्टीप्लाई करो, i में i का क्या करो? मल्टीप्लाई करो। i में i का करोगे तो 3 दूना 6, 3 2 जा 6 हो जाएगा, और माइनस देखो क्या इधर j है? नहीं है। क्या इधर k है? नहीं है। आई स्क्वायर कितना हो जाता है 1, तो आंसर हो जाएगा 6, खत्म गेम। इसमें भी आसान है, इसमें भी कुछ नहीं करना था, बस यही निकालना था। देखो j और k तो है ही नहीं, इसमें j नहीं है और इसमें k नहीं है, तो आंसर जो है वो i का i में मल्टीप्लाई होगा, ठीक। चलिए इजी था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट लिखा है एक बल P इतना 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 द्वारा एक कण का विस्थापन इतना होता है तो किए गए कार्य की गणना करो। अ फोर्स P इतना न्यूटन एक्ट ऑन अ पार्टिकल एंड डिस्प्लेस्ड इट थ्रू इतना 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 सेंटीमीटर, देन कैलकुलेट दी वर्क डन। ओके चलो देखो, वर्क डन फाइंड आउट करना है। वर्क डन का फॉर्मूला पता है? अगर नहीं पता है तो पढ़ाई करो थोड़ी ठीक से, और क्या पता होना चाहिए। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? तो वर्क डन जो होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। ये पता था? और नहीं पता तो प्रीवियस लेक्चर देखो, ठीक, वहां बताया फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं, दोनों वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। क्या वर्क बताइए, वर्क है ना। अगर आपको कोई पूछे वर्क कि कैसा है, स्केलर या वेक्टर, मन में सोचिए। अगर ये दोनों वेक्टर है तो ये क्या होना चाहिए? मन में सोचा, ठीक है। सुनो, अब यहां पे डॉट प्रोडक्ट लगा है, डॉट प्रोडक्ट लगा होता है तो इनका रिजल्ट जो आता है वो स्केलर आता है। हमने खुद ने बताया था प्रीवियस लेक्चर्स में, हमने बोला कि जब दो वेक्टर का मल्टीप्लाई करते हो और दोनों अगर आपने डॉट प्रोडक्ट किया है तो उनका जो रिजल्ट आता है वो स्केलर आता है, अदिश आता है। तो दो वेक्टर का मल्टीप्लाई करने पर जो आपका रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट कैसा आ रहा है? वर्क। और ये कैसा होना चाहिए? क्वांटिटी है अदिश या स्केलर क्वांटिटी, राइट। चलो तो अभी आप फोर्स वैल्यू, अब फोर्स मेरे पास यहां पर P लिखा है, डिस्प्लेसमेंट S लिखा है, तो क्या मैं इसी को थोड़ा सा ऐसा लिख सकता हूं P डॉट S, ठीक है। क्योंकि मेरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर फ्रेम करूं तो ये P और S बन रहा है। अब P कितना है? P है मेरा ये वेक्टर क्वांटिटी कितनी है? चलिए 4i प्लस 3j प्लस j, ओहो सॉरी बीच में k है। चलो एक इंटरेस्टिंग चीज अच्छा और मिली हमें, ये मिला कि यहां पर थोड़ा सा हमारे साथ चीटिंग की गई है। अब चीटिंग किस बात की गई है वो भी देख लेते हैं, और s को भी देख लो। s कितना है? 11i प्लस 11j और प्लस का 5k। चीटिंग ये की गई है, एक नहीं दो चीटिंग है, मैं आपको दोनों बताता हूं पर धीरे से बताऊंगा। पहली सुनो यार, इसको देखो जरा, थोड़ा सा इन्होंने k को ना पहले लिखा है और j को बाद में लिखा है। ये j बाद में और k पहले है। क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? इससे फर्क इतना सा पड़ता है कि अगर j पहले लिखा है तो उसको j समझो और k पहले लिखा है तो k समझो। क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन जब मल्टीप्लाई करो तो आंख बंद करके इसका इसमें, इसका इसमें और इसका इसमें मत कर देना, नहीं तो फर्क ही फर्क पड़ेगा, घर वाले जूते ही जूते मारेंगे, ठीक है।
रिजल्ट में ऐसा फर्क पड़ेगा तो फिर गड़बड़ तो होगी ना। तो याद रखना, जब आप आई के साथ में आई का करते तो ध्यान रखें, यहाँ के लिखा है, इसका 11 में मत कर देना, उधर पीछे के में करना पड़ेगा, राइट। चलो करके बताते हैं आपको। वैल्यूज निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? सबसे पहले 4 का 11 में, मतलब ये 44 आई स्क्वायर होता, कितना होता? 44 आई स्क्वायर। आई का कुछ मैं बोलूंगा? नहीं बोलूंगा, क्योंकि आई स्क्वायर कितना हो जाता है? 1, इसलिए उसको समझाने की जरूरत नहीं है। के का इसमें मल्टीप्लाई करो तो 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 15। अगेन 1 इंटू 11 कितना हो जाएगा? 11। तो आपका ये आंसर क्या होगा? देखो 14, 15, 45, 55, 55, 60, 70, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 70। अब एक और यहां पर इंटरेस्टिंग चीज है, अगर मैं बात करूं व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क, यूनिट ऑफ वर्क की हम बात करते हैं तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज न्यूटन। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज इन मीटर। तो वर्क का होता है न्यूटन इंटू मीटर, और न्यूटन इंटू मीटर का मतलब होता है जूल। न्यूटन इंटू मीटर का मतलब होता है जूल। लेकिन यहां पर तो ये न्यूटन है और यहां पर ये सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर। बहुत ध्यान से देखिए, अगर ये सेंटीमीटर है तो ये जो आंसर आया, ये आया न्यूटन इंटू सेंटीमीटर में। अब आपको सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब आपका ये जूल बनेगा। तब आप कन्वर्ट करते हैं तो आपको ये कन्वर्जन मैंने पहले पढ़ाया है, ये 0.01 मतलब 10⁻², तो ये बन जाएगा न्यूटन इंटू मीटर, और न्यूटन इंटू मीटर बनेगा तो ये 0.7 जूल हो जाएगा आंसर। समझ गए? 10⁻² लगाओगे ना तो -2 को कैसे लिखते हैं? 0.01, ठीक, सेंटीमीटर टू मीटर कन्वर्ट करने के लिए। तो आपका पास आया 0.7 जूल। तो इसका आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर कि 0.7 जूल वर्क करना पड़ेगा इतने फोर्स को इतनी दूर डिस्प्लेस करने के लिए, राइट। चलिए इसको मैं आपको ये फाइल जो है वो फॉरवर्ड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, वहां से डाउनलोड कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। ओके, अगला क्वेश्चन। अगला हमारा प्रश्न है, अंडर द फोर्स ऑफ दिस मच a body of 5 kg displaced from this to this, calculate the work done। अच्छा, पहले भी वर्क डन था, अभी भी वर्क डन है, डिफरेंस क्या आया? क्वेश्चन पढ़ने पे आपको शायद समझ पड़ेगा कि एक वस्तु को इतने बल के प्रभाव में यहां से यहां तक डिस्प्लेस किया गया। अभी थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन किया उसमें केवल इतना लिखा था कि डिस्प्लेसमेंट 11i + 11j + 5k होता है। यहां पर आपको क्या दे रहा है कि इतनी दूर से इतनी दूर जाना है, समझे? मतलब यहां पर डिस्प्लेसमेंट आपको 2 पॉइंट्स के बीच बता रहा है, तो यू हैव टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो कैसे निकालेंगे भाई साहब? अगर मैंने आपको कहा कि इफ यू आर एट पॉइंट O फ्रॉम हियर टू यू मूव्ड एट पॉइंट P एंड देन यू मूव्ड फ्रॉम P टू Q, ठीक, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ P एंड Q, बिटवीन P एंड Q, या व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q? तो आप कैसे करेंगे? आप एक काम करिए कि टोटल क्या निकाल लो, Q निकाल लो, उसमें से आप क्या कर लो, उसमें से P को माइनस कर दो। इतना माइनस कर दोगे तो ये वाली जो वैल्यू है वो बच जाएगी ना। तो जब भी कभी, ये सब समझाना था, फालतू की बात है, आपको जब भी कभी ऐसा पूछे वो कि आप बताइए इसका आंसर, तो आपको क्या करना है? आपको सिंपल सा डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस निकाल लेना है। कहां से कहां? तो हमने सबसे पहले बोला कि पॉइंट, मैं इसको क्या बोल दूं, पॉइंट बोल देता हूं, है ना। पॉइंट 1 से लगाकर बॉडी कहां तक गई? पॉइंट 2 तक गई, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वही हमारा आंसर होगा। तो कितना है ये? कितना है ये? है 6i + 5j - 3k, और ये वाला P2 पॉइंट कितना है? मान लो ये है हमारा 10i प्लस -2j + 7k, ठीक। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालो। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जो हमारा विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट मतलब आप इसको हिंदी में की बोलते हैं विस्थापन, इट इज P2 - P1। दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? इतना ही होगा। तो P2 - P1 करेंगे तो मैं इसको बोल देता हूं डिस्प्लेसमेंट को D, P2 - P1 करो। चलो P2 10 में से 6 गया, कितना? 4i। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, अब देखो 10 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा? 4i हो जाएगा। 10 में से 6 गया, -2 में से +5 गया तो -2 -7j
जे, और फिर ये 7k में से ये जाएगा 3, तो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 13k। कितना हो जाएगा? 13k। ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। ये आपका क्या आ गया? ये आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट। बॉडी इतना डिस्प्लेस कर रही है, ठीक, 2 पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट यू हैव टू फाइंड विद द मेथड यूजिंग डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट आप ऐसे निकाल सकते हैं। अब आपको बड़ा आसान है निकालना। आपसे पूछा क्या गया था? वर्क डन पूछा गया था भाई साहब। वर्क डन निकाल लो। वर्क डन कैसे निकालेंगे? सॉल्यूशन देखते हैं। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है, अभी फिर भूल गए? नहीं भूले सर। F into D. What is force? Force is 10I minus 3J plus 6K. ओके, और आपका अभी अभी आपने कुछ देर पहले एक भयंकर मेथड लगाकर मैथमेटिक्स सॉल्व कर आपने D निकाला। व्हाट इज D? 4I माइनस 7J प्लस, यार ये कहां से बीच में, 13K। 13K मतलब 13,000। ओ नो, ओके। तो देखो माइनस करो, मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करोगे तो आई में आएगा 10 3 40 40, हाँ है ना। माइनस माइनस प्लस, 7 या 21 6 13 13 छंग 102, 13 छंग 78। क्या 102 लिख दिया मैंने भी? तुम लोग भी हाँ हाँ कर रहे हो, सोच रहे थे ना 102 होता है शायद। ठीक है चलो, 13 सीजा 78। यार ऐड करो यार, इसको बड़ा डिफिकल्ट सा आ गया है। तो ये 999 139, क्या बोलती पब्लिक? न्यूटन इनटू मीटर मींस जूलवा। देखो जरा, ठीक है 78 9 9, हाँ ठीक है। ये आंसर आया आपका, और इस तरीके से ही आपको निकालना है। ऐसे ही आप वर्क डन फाइंड आउट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। इजी है ना। वर्क डन अगर आपको डायरेक्ट निकालने को बोला तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, कुछ सोचो मत, समझो भी मत, कर दो, आंसर निकाल दो। ठीक, बस ध्यान किसका रखना? पी क्यू आगे पीछे नहीं हो जाएगी ना, नंबर आगे पीछे हो जाएंगे, रैंक आगे पीछे हो जाएगी। और फिर उसके बाद आपको अगर ऐसा डिफरेंस वाला दे दिया गया है तो डिफरेंस वाला भी निकाल सकते हो। अभी इसकी एक मेथड और है, मैं एक तरीका और बता देता हूँ। चलो इसी टाइप के क्वेश्चन को और सॉल्व करने का एक तरीका बता दो, बड़ा प्यारा सा तरीका है। देखो जैसे कैसे मैं न्यूमेरिकल भी बनाता हूँ, क्वेश्चन में लिखता हूँ ना तुम लोगों के लिए, तुम प्यारे से बच्चे, नन्हे से बच्चे, मुझसे से बच्चे। क्वेश्चन लिखा है कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टू फोर्सेस like two forces like I plus J minus K and Newton and 2I minus 2J plus 7K, है ना। a body displaced। अब मैं यहां पर सुनो मेरी बात, मैंने इस बार फोर्स 2 दे दिए। क्या कर दिया? 2 फोर्स दे दिया आपको, समझ गए बात? 2 फोर्स दिए हैं अगर, और हमको बोला गया है कि आप ये 2 फोर्स की वजह से कोई वर्क डन फाइंड आउट करो, तो वर्क डन में भी ऐसा मामला हो सकता है कि या तो आपको एक बार दे दे कोई डिस्प्लेसमेंट, कितनी बार दे दे? एक बार, या फिर आपको वो डिस्प्लेसमेंट 2 बार दे दे। 2 बार डिस्प्लेसमेंट देगा तो दोनों का डिफरेंस निकाल देना। क्या कर देना? 2 बार डिस्प्लेसमेंट दिया तो दोनों का डिफरेंस निकाल देना। और अगर मान लो 2 बार फोर्स दिया, तो अभी मैं वो करके बताता हूं। यहां पर हम लोग डिस्प्लेसमेंट एक ही बार ले लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट जो है डिस्प्लेस्ड थ्रू, है ना, अभी अपन एक ही बार ले लेते, 2 बार नहीं ले रहे क्योंकि क्वेश्चन अजीबोगरीब बन जाएगा। नहीं तो कोई बात नहीं, बनता तो है ही वैसे भी। तो ये हो गया, मैंने यहां पर 2I प्लस 2J और प्लस 2K मीटर, है ना। फाइंड, सीधा लिखा हुआ है हमको, फाइंड क्या करो? वर्क डन। हिंदी का मैं नहीं लिख रहा हूं, अब डायरेक्ट में समझा देता हूं कि आपको बोला कि एक बल है, 2 बल है, एक बल ये और एक बल ये, इनके प्रभाव में बॉडी जो है इतना मूव कर जाती है, इतना। तो ठीक है, बताओ ये दोनों जो फोर्स आपने लगाए, इन दोनों फोर्स की वजह से जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा? तो भाई साहब बड़ा आसान है, देखो आसान है तो करके बताओ। हम तुमको बताती इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर जाती, हम तुमको बताते। देखो इधर सॉल्यूशन, बड़ी प्यार से देखना। फोर्स आपको एक तो दिया हुआ है कितना? फोर्स 2, अरे यार पहले आई वाले लिखो,
आई प्लस जे माइनस के, एंड दूसरा फोर्स आपको दिया हुआ है F2 विच इज 2i माइनस 2j प्लस 7k। ठीक, तो आपको क्या करना है, नेट फोर्स निकालना है कि बॉडी पे कितना फोर्स लगी रही हो। तो नेट फोर्स कितना होगा, वो होगा F, और वो कितना होगा, तो F1 प्लस F2 होगा। कैसे निकालोगे, F1 में I को ऐड करो तो ये हो जाएगा आपका 3i, इसमें इसको ऐड करो तो माइनस का j, और इसमें इसको ऐड करो तो 6 हो जाएगा ना, 8 कहां से लिख दिया, 6k। समझे प्राणी। देखो इधर 2 और 1 3, -2 में से 1 गया तो -1, यहाँ 7 में से 1 गया तो 6k। ये है आपका F नेट फोर्स। नाउ यू हैव टू फाइंड दी वर्क डन। तो क्या होता है, वर्क डन जो होता है विच इज F डॉट डी, F डॉट एस, जो भी बोल दे। तो व्हाट इज F है आपका ये फोर्स, कितना है 3i माइनस j प्लस 6k, राइट। ये आपका क्या है, फोर्स है। और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करो, डायरेक्ट दिया है 2i और 2j, 2 है ना, 2i प्लस 2j प्लस 2k, ये आपका डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट आपको गिवन है। नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस, 3 2 6 माइनस का 2 प्लस 12, समझ में आया, इक्वल आंसर 16 जूल। खत्म, वर्क डन। देखो खत्म, आसान है यार। जोड़ घटाओ घर पे करते रहना यार तुम लोग चुपचाप बैठ के, ठीक है। मैं नहीं बता रहा तुमको इतना जोड़ घटाओ, सब बच्चों वाला काम नहीं करवा रहा हूं। डायरेक्ट देखो क्या होगा, 3 2 6 माइनस का 2, 6 2 12, 10 में से 2 गए, खत्म आंसर। ऐसे निकालते हैं, ठीक है। बन रहा है थोड़ा थोड़ा, वेक्टर का पल्ले पड़ रहा है, वर्क डन वगैरह कुछ दे दिया हो तो निकालते बन जाएगा, नहीं बने तो फिर से देखो, ठीक। बढ़ते हैं आगे। ओहो, अब आया हमारा वेक्टर प्रोडक्ट। क्या आया, वेक्टर प्रोडक्ट। पहले इसको समझेंगे फिर उसके बाद काम करेंगे। वेक्टर प्रोडक्ट को मेरे को आपको समझाना था भी, मैंने पहले ही बोल दिया था कि वेक्टर प्रोडक्ट में और समझाऊंगा, तो उसको भी देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले यू हैव टू रिमेंबर अ फॉर्मूला ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। क्यों, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट जो है इट इज ऑल्सो नोन एज क्रॉस प्रोडक्ट, जो कि हम पहले लेक्चर में बात कर चुके। तो ए क्रॉस बी जो होता है विच इज इक्वल्स टू ए किसके अंदर, मॉड के अंदर, बी वो भी किसके अंदर, मॉड के अंदर, इनटू ऑफ साइन थीटा इनटू एन कैप। व्हाट इज द नोटेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑल नोटेशंस हियर। पहली बात ये क्या है, ये आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर 1 है भाई साहब, आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, भूलिएगा नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ठीक। उसी तरीके से ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। व्हाट इज दिस, दिस इज द एंगल, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, एंगल बिटवीन ए एंड बी। देन ये आपका क्या है, दिस इज योर यूनिट वेक्टर, दिस इज योर यूनिट vector. What is the meaning of unit vector? The unit vector is that vector which has magnitude equals to 1 and a direction. इसका जो है क्या होता है, इसका परिमाण जो होता है वो 1 होता है और इसके पास एक दिशा होती है। That vector is known as unit vector. What is the formula of unit vector? Out of nowhere अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप बताना n cap equals to n of vector divided up mode of vector। समझ में आई बात, समझ में। और नहीं तो फिर इसको ऐसे लिखो, n वेक्टर डिवाइडेड बाई n, तब भी आपका आंसर सही है, कोनो दिक्कत नहीं, समझ गए, ठीक। दोनों तरीके से आप उसको लिख सकते हैं। ये आपका ए क्रॉस बी का फॉर्मूला है। अभी ये बात ना बहुत सारे बच्चों को याद है, सर क्या करें इसका याद है तो, ठीक है, तो भाई साहब अप्लाई करो, याद है तो। ये तो एक मेथड हुई, अभी इसमें मैं आपको कुछ बातें समझाता हूं, फिर इसका एक मेथड और बताऊंगा कि हाउ टू डू वेक्टर प्रोडक्ट, हाउ टू डू क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक। पहले यहां थोड़ा समझो, फील करो इसको। मैं समझाना चाहता हूं कि ए क्रॉस बी, अब क्या होता है कि जब आप ए क्रॉस बी करते हैं तो इसका जो रिजल्ट आता है वो भी वेक्टर आता है। मतलब ये वाली क्वांटिटी जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास जो इसका आंसर आएगा वो वेक्टर फॉर्म में आएगा। वेक्टर फॉर्म मतलब वो सदिश रूप में आएगा, ठीक है। मतलब उसकी डायरेक्शन होगी, क्या होगी, डायरेक्शन होगी। और डायरेक्शन होगी मतलब उसमें आई जे के होंगे, है ना। सीधा ज्यादा बकवास ना करते हुए, अगर डायरेक्शन है मतलब उसमें आई जे के होंगे। अभी आई जे के कहां से लाना भाई साहब, तो आई जे के लाने के लिए आपको इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किस तरीके से, तो वो एक मेथड में आपको समझाता हूं, ठीक है। एक वो मेथड समझा देता हूं कि आई जे के कैसे आते हैं, फिर हम उसके बाद बात करेंगे।
कि इसकी दिशा क्या होती है, डायरेक्शन क्या होती है। आपने कहा ना कि ये वेक्टर फॉर्म देगा तो आई जे के कितने होंगे वो भी हम समझेंगे, राइट। तो चलो सबसे पहले मैं आपको यहां पर एक तो डायरेक्शन समझा देता हूं, उसके बाद हम थोड़ा सा पहले मैं आपको मल्टीप्लीकेशन समझा देता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो एज ऑलवेज हमारे पास वैसे तो वेक्टर ए जो है वो कितना होता, वो होता ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। हाँ या ना, ये आप बचपन से लिखते आ रहे हैं। अगर आपको कोई बी वेक्टर लिखने को बोलता तो व्हाट इज बी वेक्टर, इट इज बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। ये आपके द्वि वेक्टर से ए एंड बी। यू हैव टू डू मल्टीप्लाई, यू हैव टू डू मल्टीप्लीकेशन, और विच मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और वेक्टर मल्टीप्लीकेशन या वेक्टर प्रोडक्ट। तो आप कैसे करोगे पता है, यू हैव टू डू दिस मैट्रिक्स, यू हैव टू यूज दिस मैट्रिक्स मेथड। ऐसे ऐसे करना पड़ता है, समझे। इसको कैसे बनाओगे, बनाता हूं मैं, देखो ऐसे बनाओ। सबसे पहले ऊपर लिखो जय माता दी, आई, फिर लिखो जे और फिर लिखो के। लिख दिया आई जे के। सबसे पहले हर बार ले दे के आपको क्या लिखना है, आई जे के। कुछ भी समझ में नहीं आए, आई जे के, समझ गए। कर मत देना ऐसे ना, मेथड यूज करोगे तो आई जे के लिखोगे ना, हर बार थोड़ी लिखेंगे। तो अब आई जे के लिख दिया। अब बड़े ध्यान से, प्यार से, सम्मान के साथ, मेरे से सम्मान पाते हुए सुनना कि भाई साहब ये जो ए है ना, सबसे पहले यहां पे ए की लाइन आएगी, क्योंकि इधर आगे कौन है, ए, तो यहां पे लाइन भी किसकी, ए की। ए की लाइन कितनी है, तो देखो आई के साथ में जो लिखा ना उसको यहां टपका दो आई के नीचे, समझ गए। आई के साथ में ए एक्स लिखा था, समझ पा रही है, तो आई के साथ में ए एक्स लिखा तो आई के नीचे लिख दो ए एक्स। जे के साथ में ए वाई लिखा तो यहां पे पटक दो ए वाई, और के साथ में यहां पर ए जेड लिखा तो यहां पे लिख दो ए जेड। लिखा, ठीक है सर, लिख दिया। आगे बता रहे, शांति रखो। कलर भी तो चेंज करना पड़ता है ना, तुम लोगों को रंग बिरंगा दिखेगा तो अच्छा लगेगा। देखो इधर, फिर उसके बाद पीछे कौन है, बी, तो आगे लिखो बी। क्या लिखो, बी। बी कितना, आई के साथ में जो है उसको लिख दो, तो भाई साहब ये हो गया बी एक्स, ठीक। ये कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा बी वाई, और ये कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी जेड। समझ में आई इतनी बात, ठीक है। आपको क्या करना है, पढ़ाई करना है, ठीक, होशियार, पढ़ाई करोगे नहीं तो क्या करोगे। और तो देखो अब कैसे लिखा, ये पल्ले पड़ गया होगा आई थिंक। कैसे करना है, ए क्रॉस बी लिखना है तो मॉड लगाओ, मतलब मैट्रिक्स टाइप का बनाओ, आई जे के ऊपर वाली लाइन में हर बार लिख दो, देन गो टू योर वेक्टर ए। व्हाट इज वेक्टर ए, वेक्टर ए इज ए एक्स आई प्लस ए जे के प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। तो आपको आई के नीचे आई वाली टर्म जो दी है वो लिखना है। आई मतलब मम्मी नहीं है ना, ये आई मतलब ये एबीसीडी वाला आई, और ये आई के नीचे आई, जे के नीचे जे वाली, और एक के साथ में इधर जो लिखी वो के साथ में नीचे। सिमिलरली आपको ये प्रोसेस फॉलो करना है बी के लिए भी। बी भी कितना दिया आपको, बी भी ऐसा ही कुछ दिया, तो आप क्या करोगे, बी का जो है आई वाला जो फंडा था उसको आई के नीचे, जे के साथ वाले को जे के नीचे, और के साथ में के नीचे। क्या यहां तक बात समझ में आई, ठीक। अब मैं इसको आपको थोड़ा अलग तरीके से बताता हूं कि देखो भाई साहब, हम लोग इसका एक न्यूमेरिकल भी साथ में करते जाते हैं, तो आपको क्या होगा। अच्छा, कोई बहन साहब भी देख रही हो तो वो भी सुने, जरूरी नहीं भाई साहब भी देखें। अब इसका एक एग्जाम्पल भी साथ में करें तो थोड़ा मजा भी आए, है ना, पता चले कि हम पढ़ रहे हैं, थोड़ा कुछ समझ में भी आ रहा है हमको। पता चला सर आप पढ़ाते जाओ, हम देखते जाएं और फिर सो जाएं, नहीं। आपको लिखा हुआ है व्हाट इज वेक्टर ए, तो वेक्टर ए दिया हुआ है आई माइनस जे प्लस 2k, ठीक है। एंड व्हाट इज वेक्टर बी, तो वेक्टर बी आप ले लीजिए मेरी तरफ से खुशी खुशी से 2 किलो, नहीं सॉरी, ये हो जाएगा आपका 2i प्लस जे माइनस का k, छोटा छोटा लेते हैं थोड़ा अच्छा रहेगा। यू हैव टू मल्टीप्लाई ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। सबसे पहले लेके प्रभु का नाम यहां पर लिख दीजिए आई जे के, आई जे के लिख दिया। अब क्या करें सर, अब हमें समझ में नहीं आ रहा। एक काम करो, ये जो ए लिखा ना इसको पहले लिख दो यहां, समझ गए, आराम से, किसी को पता ना चले, कानों कान खबर नहीं होना चाहिए। फिर बी लिख दो, ये भी किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ए लिखोगे तो कितना लिखोगे भाई साहब, 1, हाँ या ना। देखो जरा प्यार से समझो, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी कहीं नहीं है, बस अपन को इसी साल क्लियर करना है, बस इतनी जल्दी है। तो देखो आई के साथ में यहां क्या लिखा है 1, तो 1 लिख दिया। जे के साथ में यहां कौन है -1, तो -1 लिखा। यहां के साथ में कौन है 2 लिख दिया, राइट। देख पा रहे हो,
यहां देखो, यहां i के साथ में 2, यहां पर 1 और यहां पर k के साथ में -1। ये हो गया आपका लिखने का तरीका। ठीक, ये आपने इसको लिख दिया कि मुझे ऐसे बनाना है। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए, आखिरी जो फंडा है ना, जो इसका निचोड़ है, जो इसका सार है, वो तो इसके मल्टीप्लिकेशन में है। चलो सबसे पहले समझते हैं। हम क्या करते हैं कि हम ऐसा करते हैं कि इसको जो है ना, इसको जब हम ओपन करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले i, सबसे पहले हम i के सापेक्ष ओपन करते हैं और यहां पर हम कुछ मल्टीप्लाई करेंगे। क्या मल्टीप्लाई करेंगे समझना जरा, मैं इसको चितरता हूं। देखो i जब आप लिखते हो ना यहां पर, तो आप इसको और इसको कट कर दो। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन खींच दो। अब आपको देखो, आपको पिक्चर में केवल 4 चीजें दिखाई दे रही। कितनी? 4। दिस और दिस आपको क्या करना है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर, लेफ्ट टू राइट चलते हुए। ay bz माइनस by az, समझे? तो देखो हम फिर से समझते हैं। सबसे पहले जब आपने i लिखा तो इस i को आप निपटा दीजिए। i दोनों तरफ से खत्म हो जाना चाहिए, मतलब आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी खींचोगे, हॉरिजॉन्टल इसको बोलते हैं, और वर्टिकल भी लाइन खींचोगे और i निपट गया, क्रॉस पे आ गया। बची केवल 4 टर्म। जो 4 टर्म बची हुई है वो यहां साफ साफ नजर आ रही है। ay bz by az, इनका आपस में मल्टीप्लाई करना है क्रॉस सिस्टम में, और इस तरीके से इधर से इधर जाते हुए, लेफ्ट टू राइट जाते हुए और क्रॉस में। तो ay bz और बीच में लगाएंगे आप माइनस, भले हो ना हो हमें लगाना है माइनस, और फिर az by, तो क्या लिख दोगे आप, az by बंद। ठीक, i खत्म, i खत्म। अब ये जो है, ये जो आपने क्रॉस लगाया था, अब ये लगेगा j के साथ में। किसके साथ लगेगा ये? j के साथ। तो j को जब निपटाओगे तो जरा ध्यान से देखना, इसको मेरे को फिर से लिखना पड़ेगा। ये i हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका ax, ये हो जाएगा bx। तो जब आप j को निपटाओगे तो ये j निपटा, बोलो j निपटा, तो बचे कितने फिर से? 4। कौन कौन बचे? ax bz bx az। लेकिन यहां लिखने का थोड़ा सा एक ट्विस्ट है। i जब लिखते हो तब आप लिखते हो प्लस का। किसका लिखते हो? प्लस का। लेकिन जब j लिखते हो तो यहां लगाते हो माइनस। क्या लगाते हो? माइनस। तो माइनस के साथ में लिखना माइनस j। क्या लिखोगे? माइनस j। कितना? तो फिर से ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, तो हुआ ax इंटू bz, और बीच में कौन आता है? माइनस। तो ये bx इंटू az, bx इंटू az। ठीक है, हो गया। अब और कोई बच गया? हाँ सर, एक और बच गया अभी, बदतमीज के और बचा हुआ है। तो ठीक है, उसको भी लिख देते हैं, कौन सी बड़ी बात है, घबराने का नहीं, निपटा दो के को। निपटाया? तो देखो i के साथ में प्लस लगाओगे, भाई साहब ध्यान से सुनना, जब ओपन करते हो ना क्रॉस क्रॉस करके, तो i के साथ लगाओगे प्लस, j के साथ जानबूझ के लगाओगे माइनस। j मतलब जानबूझ के लगाओगे माइनस, और फिर प्लस लगाओगे k के साथ, मतलब k आपका प्लस के साथ ओपन होगा और ब्रैकेट क्रॉस में मल्टीप्लाई ax by bx ay। व्हाट इज ax by माइनस bx ay, bx ay, खत्म। बस इसको अगर आता है तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ये हो गया आपका a क्रॉस b। अब ये a क्रॉस b हो गया, आपको निकालना है, हमने निकाल लिया। इसी तरीके से मैं इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करके आपको बताता हूं। ये न्यूमेरिकल आपसे जल्दी बनेगा। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। अरे बाबा देखो, चलो सबसे पहले हम लोग i को खत्म करते हैं। ये लीजिए i गया, i के साथ में प्लस आता है, ये कौन है? 1 और 1, तो 1 एंड 1 1, बीच में लगाएंगे माइनस, तो माइनस का 2 एंड 1 2। देखो मल्टीप्लाई करो, माइनस का माइनस में प्लस, -1 -1 माइनस का ये 2, माइनस के इधर है, ये माइनस आता ही था, देखो यहाँ पे बीच में माइनस आ रहा था तो मैंने यहाँ लगा दिया माइनस। अब आपको j को निपटाना है। किसको निपटाना है? j को। तो भाई साहब इसको तो यार ठीक करना पड़ेगा। यहाँ कितना है? रेड कलर से है, रेड कलर से यहाँ पे लिखा है 1 और यहाँ पे लिखा है 2। ठीक है, नाउ j को ओपन करो, तो j के लिए इसको निपटाओगे, तो j के साथ में तो माइनस आता है, माइनस j, तो ये कितना हो जाएगा? इसमें इसका मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 1। अब एक माइनस ऑलरेडी हमारे फॉर्मूले में है, एक ऑलरेडी हमारे फॉर्मूले में माइनस आता है, तो ये माइनस लगाया, तो ये 2 और 2 4।
ठीक है, जे भी खत्म, जे खत्म हुआ तो कौन बच गया? अब बचा आपके पास ये कितना था, -1 था और ये 1 था। अब आपके पास बचा के को भी निपटाओ, लेकिन जब के को निपटाते हो तो प्लस लगाते हो। क्या लगाते हो? प्लस। कितना आएगा जरा देखिएगा, मल्टीप्लाई करिए, इसमें इसका 1 और इसमें इसका -2, लेकिन एक 1 -2 नहीं हो जाएगा? बोलो हाँ या ना? होगा ही, क्योंकि यहाँ पे 2 एक तो फॉर्मूले का माइनस और एक खुद का माइनस, तो ये -2 हो जाएगा। इसको ओपन करें जरा, इसको ओपन करो तो बनेगा -i। क्यों? देखो यहाँ -1 बचेगा, फिर ये -5 और ये प्लस का, तो -5 और -j कितना हो जाएगा? प्लस का 5j, और इधर बनेगा 1 1 + 2 3, तो ये 3k। ये है आपका a क्रॉस b। ये आपका क्या है? a क्रॉस b है। अरे बाबा, ये तो समझ में आ गया? आ गया समझ में? ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। और 2-4 क्वेश्चन करेंगे, ऐसी बात नहीं है, आप भी करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे मन से लिख के, लेकिन आपको ये वाली मेथड फॉलो करना पड़ेगी और ये आना चाहिए। आई के साथ में प्लस, जे के साथ में माइनस, के साथ फिर प्लस, ऊपर से नीचे चलेंगे, लेफ्ट टू राइट चलेंगे, ऊपर से नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई है ना, फिर नीचे से ऊपर, फिर लेकिन लेफ्ट टू राइट, और बीच में माइनस लगाते जाएंगे, अपने पास आंसर आ जाएगा। करेक्ट है? कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी, दुख, दर्द, कष्ट, पीड़ा, संकट, प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं? चलो बढ़ते हैं आगे। अब हमें एक चीज और चाहिए, और वो चीज क्या है? तो वो है डायरेक्शन। वो क्या है? डायरेक्शन। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। डायरेक्शन देखते हैं, चलो। डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, जब आप ए में बी का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हो, तो जरा देखो ध्यान से, यहां पर रिजल्ट क्या आ रहे हैं? आई जे के में आ रहे हैं। रिजल्ट किस में आ रहे हैं? आई जे के, समझ गए? तो मतलब उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन है, और डायरेक्शन जब निकालनी होती है तो डायरेक्शन निकालने के लिए बड़ा मस्त सा तरीका है, वो है आपका राइट हैंड रूल, थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। क्या करोगे? दो वेक्टर का मल्टीप्लाई कर रहे हो। क्या कर रहे हो? दो वेक्टर का मल्टीप्लाई। मान लो दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर रखा है इधर, एक वेक्टर रखा ये मान लो, ठीक है, और एक वेक्टर कौन सा रखा? ये रखा। अरे यार, ये तो होगा नहीं ना, ऐसे थोड़ी वेक्टर बनेगा इससे। एक वेक्टर रखा, ये रखे हैं, ये दोनों वेक्टर आपके पास जब हैं, तो आप मान लो इसको आपने बोला ये आपका ए, अरे ये आपका ए वेक्टर हो गया और ये आपका बी वेक्टर हो गया, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? तो फिलहाल में इन दोनों के बीच में एंगल हम लेते हैं थीटा। तो ये जब ए और बी वेक्टर हैं आपके, ए वेक्टर और बी वेक्टर जो हैं, आप इनकी जब डायरेक्शन निकालेंगे, अगर मैं बोर्ड पे देखूं तो ए ऐसा है, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, हमारा हाथ जो है वो ए की तरफ रखो, बी की तरफ मोड़ दो, बी की तरफ मोड़ दो, बी की तरफ मोड़ दो, तो किधर आएगा? बाहर। किधर आ रहा है? बाहर। मतलब इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो किधर निकलेगा? बाहर की तरफ। तो मैं यहां पे ऐसा लिख दूं, ये बाहर निकलने का सिंबल, थोड़ा बहुत आपने वेक्टर पढ़ा हुआ होगा, डॉट का मतलब क्या होता है? बाहर निकलना। तो ये जो रिजल्टेंट आएगा वो किधर आएगा? ए क्रॉस बी किधर आएगा? तो वो आएगा बाहर की तरफ, ठीक। वहीं पर अगर मुझे बी क्रॉस ए निकालना होता है, क्या निकालना होता है? बी क्रॉस ए। तो भाई साहब देखो, बी किधर? इधर। ए किधर? इधर नीचे। हाथ मोड़ो, अंगूठा किधर जा रहा है? अंदर की तरफ। अंगूठा किधर? अंदर की तरफ। थंब किधर जा रहा है? अंदर। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जब मैं बी क्रॉस ए करता हूं, क्या करता हूं? बी क्रॉस ए करता हूं, बी क्रॉस ए मतलब उल्टा, तो डायरेक्शन भी बदल जात है। क्या हो जाता है? डायरेक्शन अंदर की तरफ जा रहा है, फोर्स किधर जा रहा है? अंदर की तरफ। समझ में आई बात? ठीक है, तो आपको राइट हैंड थंब रूल यूज करना है। कौन सा रूल? राइट हैंड थंब रूल। जिससे जिसको मल्टीप्लाई करना, ए बी, तो अपना हाथ उधर ही जाना चाहिए, ए बी, ऐसे ए बी, समझ गए? बी ए है तो उल्टा बी ए, ऐसा। तो ये इस तरीके से निकाला जाता है। ये क्या निकलती है? डायरेक्शन निकलती। किसकी? ए क्रॉस बी की। एक बात और समझे, अब ये दोनों आपने ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए किया, तो ये दोनों एक दूसरे के उल्टे आ गए। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं कि ए क्रॉस बी जब आप निकालते हैं, ए क्रॉस बी जब आप निकालते हैं, तो वो उसकी दिशा जो होती है वो बी क्रॉस ए के अपोजिट होती है। दोनों की दिशा जो होती है वो एक दूसरे के अपोजिट होती है, इसलिए बीच में क्या लग जाएगा? बीच में लग जाएगा माइनस। क्या लग जाएगा? माइनस। समझ गए? बीच में क्या लग जाएगा? माइनस। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई होगी आपकी। उम्मीद करते हैं कि ये बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वेक्टर के फॉर्म में अगर क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो, वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो, तो आपका ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में एक माइनस का रिलेशन होता है, मतलब दोनों की दिशा एक दूसरे के
उल्टी होती, विपरीत होती है। ठीक, इसको मैंने बाद में भी लेके सिखाया है, मैं अभी आपको थोड़ा सा हिंट कर देता हूं। मैंने कहीं ना कहीं लिया हुआ था यार इसको, ओ माय गॉड, माइनस मिस हो गया क्या, पर आप समझ तो गए आई थिंक, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आया हमारे पास, देखिए ये क्वेश्चन, ए दिया है, बी दिया है, हमको बोल रहे हैं ए क्रॉस बी करो। चलो अब फटाफट फटाफट, अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन करके समझाया ना, अभी मैं आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, आप देखो बस, आप बोलो कि क्या किया, कैसे किया, समझो ढंग से, ठीक है, खुद ही समझो आप, मैं करते जा रहा हूं। व्हाट इज ए क्रॉस बी, कैसे निकालेंगे, तो मैं लिखूंगा ए, फिर मैं लिखूंगा बी, ए क्रॉस बी निकालना है। सबसे पहले मैं लिखता हूं, मैं देखो बोलते भी जा रहा हूं, थोड़ा थोड़ा सुनते जाइएगा। मैं बोल रहा हूं आई लिखिए, फिर लिखिए जे, फिर लिखिए के, लिख दिया आई जे के, फिर मुझे क्या निकालना है, ए क्रॉस बी, तो ए का 1, इधर का 3, इधर का 2, इधर से जे लिखिए, जे कितना है तो 3, फिर कितना है तो 1, ओ के लिखा है यहाँ पे, ध्यान से देखो, ये के और जे रिप्लेस कर दिए घुमाने के लिए, हमको बनाना चाहते थे, हमको उल्लू बनाना चाहते थे, हमने इनको झमुरा बना दिया, ये हो गया, समझ गए। देखो यहाँ तो ठीक लिखा था, यहाँ गलत लिखा था। चलो बढ़ते हैं आगे, अब आपको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे सबसे पहले आई के रिस्पेक्ट में ओपन करोगे, आई के रिस्पेक्ट में ओपन करोगे तो ये सब गायब हो जाएंगे, बचेगा 3 और ये, तो ये बना 3, ये 2 बन जाएगा, लेकिन माइनस और माइनस प्लस। कैसे लिखा, शायद आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी, कैसे लिख दिया हमने ये सब, ये इसलिए लिख दिया कि ये आई ऐसे गया तो 3 में इसका मल्टीप्लाई और इसमें इसका मल्टीप्लाई, मतलब -2 होता, लेकिन फॉर्मूले का माइनस ऑलरेडी आ रहा था, तो माइनस माइनस प्लस। जे को जब ओपन करते हैं तो माइनस लिखते हैं, जे को ओपन करते हैं तो माइनस लिखते हैं, जे गया तो ये गया 1 1 और -6, 1 - 6, इस बार 3 2 6 होता, लेकिन चक्कर ये कि फॉर्मूले का माइनस आता। तीसरा के का लिए लिखेंगे तो हम के इक्वल्स टू अगर लिखें, मल्टीप्लाई करें तो के का ये गया, बचा कितना, माइनस और माइनस, मतलब ये -1 और माइनस का 9, तो आप इसको जब ओपन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इट इज 5i माइनस माइनस प्लस 5j और -10k, समझ में आ गया, -5j प्लस हो जाएगा -10k, बिल्कुल सही। तो ये आ गया आपका a क्रॉस b, क्या आ गया ये आपका a क्रॉस b, तो ये आपका आंसर तो है, ये एक तो आंसर आ गया आपका, है ना, अगर यहां से अगर पूछा जाए तो एक आंसर हमारा बन चुका है। लेकिन अभी हमसे दूसरी बात और पूछी थी उन्होंने कहा था कि भाई साहब, उन्होंने कहा भाई साहब आप एक काम करो, हमें बी क्रॉस ए भी लिखकर बताओ, बी क्रॉस ए भी पूछा है, तो बी क्रॉस ए कितना हो जाएगा, तो हमने अभी पढ़ा बी क्रॉस ए जो होता है वो होता है माइनस ऑफ ए क्रॉस बी, माइनस ऑफ ए क्रॉस बी, और ये जो होता है माइनस ऑफ ए क्रॉस बी, तो इसके आगे माइनस लगा दो, तो क्या हो जाएगा, माइनस का, इधर से लिख रहा हूं मैं, 5i प्लस 5j माइनस का 10k, ठीक, तो जब इसको आप ओपन करेंगे तो बनेगा -5i माइनस 5j प्लस का 10k, ठीक, ये आंसर हो गया, खत्म हो गया ये, तो ये b क्रॉस ए भी हमारा निकल आया। बस इस तरीके से हमको इसको सॉल्व करना था, आसान, एक आंसर ये, एक आंसर ये, दोनों खत्म हमारे आंसर, ठीक है। ये क्या निकला, तो ये निकला बी क्रॉस ए, माइनस कर दो, पूरे में माइनस का मल्टीप्लाई, पूरा नहीं सॉल्व करना, पूरा सॉल्व नहीं करना है, केवल माइनस का मल्टीप्लाई करना है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज अगला क्वेश्चन, वो बोल रहा है ए प्लस बी और ए माइनस बी, और वैल्यू तो दी नहीं। चलो ये मैं क्वेश्चन तुमको होमवर्क के लिए देता हूं, ए वेक्टर बना देता हूं यहां पर, ए वेक्टर कितना है, तो ए वेक्टर इजी दे देता हूं, देखो i प्लस 2j माइनस का 3k, और बी वेक्टर जो है वो दिया हुआ है आपको माइनस का 2j प्लस का k और प्लस माइनस का j, ये आपको दो वेक्टर दिए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा हूं, ये आप होमवर्क है आपका, आप खुद करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करके बताएंगे कितना आता है। बच्चे आंसर नहीं करते हैं, जैसे कोई मतलब केवल पढ़ने के लिए आते हो क्या, क्योंकि उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना पड़ेंगे क्या, हैं, आते हो देखते हो चले जाते हो, तो इनको सॉल्व भी तो करो, क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर कौन बताएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए इसका मुझे। आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ, हिंट कर देता हूँ, पहले इन दोनों से आप निकालेंगे a प्लस बी, इन दोनों से आप क्या निकालेंगे, a प्लस बी वेक्टर में, है ना, फिर क्या निकालेंगे a माइनस बी वेक्टर में, a माइनस बी, दोनों निकालने के बाद
उसको आप, मैंने दो दो क्वेश्चन करवा दिए हैं, आप उसका मुझे क्रॉस प्रोडक्ट करके बताएंगे। बीच में क्रॉस प्रोडक्ट लिखा है, इसका आंसर मुझे चाहिए कमेंट बॉक्स में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला पैटर्न लिखा है फाइंड अ यूनिट वेक्टर या यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर। इसके परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर चाहिए। ठीक, तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए ना कि लंबवत इकाई सदिश निकालो और दो सदिश दे दिए हों, तो इनको आपको किस तरीके से मेथड सॉल्व करना है वो बता देता हूं मैं आपको। क्रॉस प्रोडक्ट, यहां पर हमें x दिया है तो x हो गया, इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम किसके साथ, इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम y के साथ, तो ये हो गया x क्रॉस y। ठीक, जब आपने x क्रॉस y किया तो आपके पास कुछ वैल्यू आएगी, है ना, वो वैल्यू जो आएगी तो आपके पास कितनी आना चाहिए, x y इंटू साइन ऑफ थीटा इंटू एन कैप। ठीक, और ये जो यूनिट है ना, ये पीछे लिखा था यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर, यही मुझे चाहिए था एक्चुअल में। इस यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर की ही मुझसे वैल्यू पूछी गई थी। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा। क्या करूंगा, क्रॉस प्रोडक्ट। जो क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा वही रिजल्ट होगा मेरा, वही मेरा क्या हो जाएगा, रिजल्ट। तो मैं आंसर निकाल रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा, है ना। चलो x क्रॉस y, x कितना दिया है, पहले x क्रॉस y करें, x क्रॉस y कितना दिया है, x कितना दिया है, आई जे के साथ में लिखना पड़ेगा, आई जे के। ठीक है, कितना, 4 -1 और 3, और यहां लिखा है -2 1, और ये भी -2। मैं इसको ओपन कर रहा हूं, अब आप कर सकते हैं, मैं थोड़ा जल्दी में करूंगा इसको। -2 + 2 और -3 मतलब -1। ठीक है, माइनस जे लगाएंगे तो -8 और +6 -2, और फिर प्लस लगाएंगे के, तो के कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 + 2 6, तो आपके पास आएगा -i +2j +6k। ये आपका क्या आ गया, ये आपके जो दो वेक्टर दिए हुए थे उनका आपके पास मल्टीप्लाई आ गया। क्या आ गया, मल्टीप्लाई। ठीक, यार ये माइनस माइनस कितना है, ये -8 और ये कितना है 6 प्लस -2 आएगा ना, नहीं आना चाहिए। क्या गलत किया मैंने, ये गलत किया। क्या बोलती पब्लिक, के करना है ना, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, मैंने ये भी गलत कर दिया क्या, जे भी 8 में से प्लस, ठीक तो किया, ये करोगे 4 एकम 4 और प्लस और -2, 4 - 2 4 - 2 4 - 2, तो ये 6 नहीं बचेगा, ये बचेगा आपके पास 2k। कितना बचेगा, 2k। भाई साहब ये जो आपने मल्टीप्लाई किया है ना, a क्रॉस b जो किया है ना, यही आपका इसके परपेंडिकुलर है, समझ गए। x क्रॉस y जो आपका आंसर होगा, x क्रॉस y जो होगा आंसर, वही आपका आंसर होगा यहां पर। ठीक, क्योंकि आपको क्या निकालना था, यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना था। क्या निकालना था, यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर। यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर किसको कहते हैं आप, यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर कहते हैं कि जब आप दो क्रॉस मल्टीप्लाई करें दो वेक्टर का, तो जो उसके परपेंडिकुलर आ जाता है वही आपका यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर। ये रहा यूनिट परपेंडिकुलर, समझ गए। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगले क्वेश्चन पे आइए, अगला क्वेश्चन कहां है, ये बोला गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि दो सदिश इस प्रकार हैं कि a + b = r और a और b और r सब बराबर हैं ये मॉड में, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। कि तब हमसे पूछा गया कि एंगल क्या होगा, दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा। इस क्वेश्चन को समझना जरा। हमें बोला गया है कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b बराबर वेक्टर r, ये तो होता है, ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला है। ये आपका क्या है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला। ऐसे ही तो करते हो, रिजल्टेंट कैसे निकालते, ऐसे ही तो निकालते। और दूसरा वो क्या बोल रहा है पता है, वो बोल रहा है कि a बराबर b बराबर r है। देखो मॉड लगा हुआ है, मॉड का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट आपका परिमाण। क्या मैं रिजल्टेंट का फॉर्मूला ऐसे लिखता था, रिजल्टेंट का फॉर्मूला मैं ऐसे लिखता हूं, रिजल्टेंट बराबर √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। बोलो हाँ है ना, तो मुझे cos थीटा निकालना है। r कितना है, r a के बराबर है मान लेता हूं मैं, दोनों बराबर है, b के बराबर भी चल जाता। यहां पे भी सब जगह a रख दो, तो a² प्लस a² प्लस 2a², है ना, इंटू cos थीटा। ठीक, दोनों तरफ स्क्वायर मार दो, दोनों तरफ स्क्वायर मारोगे तो ये बनेगा a² बराबर a² प्लस a² प्लस 2a² इंटू cos थीटा। a² से a²
कैंसल, ये इधर जाएगा तो माइनस का ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, सॉरी प्लस क्यों लिख दिया, ये इधर क्या माइनस का, अब हो जाएगा इक्वल में 2a स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ थीटा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसल, माइनस का 1/2 बराबर कॉस ऑफ थीटा, माइनस का 1/2 आ रहा है क्या, माइनस ही आएगा, माइनस का आ रहा है, और माइनस का आने का मतलब क्या है, कॉस थीटा जो है वो थीटा कितना होना चाहिए, कॉस 1/2 कहां पर आता है, कॉस माइनस, सॉरी कॉस माइनस, मैंने 1/2 बोल दिया, कॉस माइनस 1/2 कहां आता है, तो ये आता है आपका 120 पे, ठीक, तो आपने लिखा कॉस ऑफ 120 बराबर कॉस ऑफ थीटा, तो थीटा बराबर कितना आया, -120 डिग्री, यही आपको निकालने को बोला था। देखो जरा ध्यान से, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा आपका, ये रिजल्टेंट के बराबर आना चाहिए, आपने रिजल्टेंट के बराबर निकाला, फिर आपको बोला गया है कि आपका ये जो दोनों, ये जो मॉड निकालोगे रिजल्टेंट के बराबर है, हमने मान लिया कि मॉड ऐसा होता है, ये रिजल्टेंट के बराबर हो जाएगा, जब आप इसको बराबर कर दोगे तो आपका यहां पर ए और बी और आर बराबर, तो आपने ये रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला लिखा है, इस रिजल्टेंट के फॉर्मूले में आप सभी जगह या तो ए रख दीजिए या सभी जगह आप क्या रख दीजिए, बी रख दीजिए, ठीक, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं आप, तो आपका फाइनली ये काट पीट के आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, तो वो आएगा 120 डिग्री, ठीक, बढ़े आगे, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला उसने कहा कि यदि आपका मॉड ए प्लस बी का मॉड निकाल लो और वो इसके बराबर है, तो बताओ ए और बी के बीच में कोण क्या होगा, तो जरा ध्यान से देखो, इसको क्वेश्चन को हम थोड़ा सा ठीक करके लिखते हैं, व्हाट इज मॉड ए प्लस बी, तो एक बात बताओ मुझे भाई साहब, अगर केवल ये ए और बी ऐसा लिखा होता तो क्या आप इसको आर लिखते, क्या आप इसको आर लिखते, हाँ बिल्कुल लिखता, अगर मैं दोनों की तरफ मॉड लगा देता हूं, यहां पर मॉड लगा दूं यहां पर, तो यहां पर भी क्या लग जाएगा, मॉड लग जाएगा, यहां पर भी क्या लग जाएगा, मॉड, और ये कितना होता है आर के बराबर, ठीक है, और वो क्या बोल रहा है कि ये जो आपके आर हैं ये ए प्लस बी हैं, क्या है, अब देखो अगला क्या है, ये तो एक चीज हो गई, अगली चीज आपको क्या दी उसने कि मॉड ए जो है वो किसके बराबर है, वो मॉड बी के बराबर है, मतलब मैं यहां से बोल सकता हूं ए बराबर वेक्टर जो है वो क्या है, बी, सॉरी ए प्लस बी लिखा यार मैंने भी, क्या कर दिया है, ठीक है, ए प्लस बी, तो ये हो गया ए प्लस बी के बराबर, किसके बराबर, ए प्लस बी के बराबर। अब व्हाट इज आर, तो आर इज रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो यहां स्क्वायर करोगे तो ये बनेगा आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब आर स्क्वायर मतलब ये मॉड, और मॉड मतलब आप यहां पे डायरेक्टली लिख सकते हैं ए प्लस बी, ये इसका मतलब क्या है ए प्लस बी, तो हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ये देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर तब बनेगा जब कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए, 1 हो जाए, कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो जाए, और कॉस थीटा 1 जब होगा, कॉस थीटा जो है वो 1 कब होता है, तो वो होता है कॉस 0 पर, कॉस 0 डिग्री पे 1 होता है, तो देखो जरा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू 1, तो ये आपका बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये हो गया आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब थीटा कितना होना चाहिए, थीटा होना चाहिए 0 डिग्री, ये आंसर है। आपसे एंगल पूछा था, देखो उसने कहा कि कब ये कंडीशन सही है, अगर ये कंडीशन सही है तो आप दोनों ए और बी के बीच में एंगल बताओ, तो हमने बता दिया भाई साहब, देखो ए बी को ऐसे लिख सकते थे आप, फिर ए बी को आप मॉड लगाओगे तो आर का ये होता है, और दूसरा उसके बराबर में आपने बोला कि आर बराबर क्या हो जाएगा, देखो अगर हम लिखना चाहें तो ये एक्चुअल में किसके बराबर लिखा है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर आर के बराबर में, किसके बराबर में, आर के बराबर में, ये लो आर के बराबर, तो हमने वही किया, इन दोनों को बराबर कर दिया। जब बराबर करोगे तो आपके पास वैल्यू रखोगे, कॉस थीटा कितना होना चाहिए, तो 0 होना चाहिए ताकि वो 1 हो जाए, ठीक, बढ़े आगे, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न मतलब 3 बल, अरे इसमें भी क्वेश्चन नहीं दिया यार, इसको हटाओ थोड़ी देर, क्वेश्चन ही नहीं उसमें, हाँ, निम्न में से कौन सा बल युग्म 2 न्यूटन का परिणामी बल नहीं देगा, विच ऑफ द पेयर ऑफ फोर्स विल नेवर गिव रिजल्टेंट ऑफ 2 न्यूटन। तो भाई साहब जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, तो आप एक काम करना कि कौन सा परिणामी नहीं देगा, तो आपको फाइंड आउट करना है आर मैक्स और आपको फाइंड आउट करना है आर मिनिमम, ठीक।
आर मैक्स कैसे निकालते हैं? तो आर मैक्स जो है वो आप निकालते हैं ए, चलो फोर्स के फॉर्मूले में लिखें तो फोर्स का मतलब F1 प्लस F2, मैक्सिमम F1 प्लस F2, ठीक है, F1 प्लस F2 मैक्सिमम यही होता है, मैंने आपको समझाया भी है पहले कल ये। आर मिनिमम कितना होगा? तो वो होगा F1 माइनस F2। बताया था ना कि जब दोनों एक ही तरफ जाएंगे तो मैक्सिमम खींचेंगे, क्योंकि दोनों के बीच में कोण 0 डिग्री हो जाएगा। 0 डिग्री होगा तो आपका आंसर दोनों का प्लस होके आता है, और दोनों अपोजिट आएंगे तो 180 मतलब दोनों माइनस होके आएंगे। चलो तो बस आप इनके चारों के केस के निकाल दीजिए। ये क्या है? ये कितना है? 2 और 2 4, मिनिमम करोगे तो 0। बी ऑप्शन देखो, बी ऑप्शन का मैक्सिमम कितना होगा? 1 और 1 2, और माइनस करोगे तो 0, ठीक। तीसरे का देखो, तीसरे का आपका मैक्सिमम कितना होगा? तो 1 और 3 4, और मिनिमम हो जाएगा 2, दोनों का डिफरेंस। और इसका देखो तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 4 and 1 5, और 4 में से 1 गया तो 3। अब जरा ध्यान से देखो, ये जो आपका 5 और ये जो पेयर है आपका, ये आपको ज्यादा से ज्यादा कितना दे सकता है? 5 और 3 दे सकता है। रेंज इसकी जो है, रेंज कहां से कहां तक की है? तो वो रेंज है 5 से 3 तक की। इसका मतलब इनका परिणामी कभी भी 2 नहीं हो सकता। इनके सब में 2 आ रहा है। देखो, क्या इस 4 और 2 में, क्या इस 4 और 0 के बीच में 2 आएगा? क्या इस 2 और 0 के बीच में भी 2 आएगा? 2 आई गया खुद। 4 और 2 के बीच में भी क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है। समझे बात? तो सभी के परिणामी में आपको कहीं ना कहीं क्या दिखाई दे रहा है? 2 दिखाई दे रहा है, सब में 2। यहां पर 2 है क्या? तो इन बिटवीन यहां पर कहीं 2 होगा, ठीक। और इनके बीच में भी 2 तो साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब इसमें कोई भी रेंज ही नहीं है 2 की। इसका मतलब इसका आंसर जो होगा वो ये होगा, इनका परिणामी 2 नहीं देगा, ठीक। चलिए अब एक नया क्वेश्चन है, नया पैटर्न है। इसको एक काम करते हैं, थोड़ा समझेंगे अगले पेपर में, ठीक है। तो ये सेशन हम यहीं तक रखते हैं, है ना। फिर हम एक सेशन और लाएंगे इसके कुछ न्यूमेरिकल का, जिसमें आपको वेक्टर के और न्यूमेरिकल में सॉल्व करवाऊंगा, जिससे आपको इसकी और क्लियरिटी आ जाए। इसको आप देखिए, 2 बार प्रैक्टिस करिए। इसकी फाइल जो है आपको वो डायरेक्टली मिल जाएगी टेलीग्राम पर। थैंक यू सो मच।